वेदों पे चर्चा की श्रृंखला में आज ये 5वीं श्रृंखला है, जिसमें अपने माइंड की पावर, एकता की ताकत, संभावना और खुद को हल्का-फुल्का कैसे रखें, उन सब पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और हमने इससे पहले अपने 4 वीडियो में एक-एक वेद करके चर्चा किया था, जिसमें ऋग्वेद में नॉलेज से हम ऋग्वेद से क्या ग्रहण कर सकते हैं, यजुर्वेद से अपने आप को एक प्यार का मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, उस पे चर्चा किया था। सामवेद में हमने अपने कैसे अपने दुख तकलीफ को दूर कर सकते हैं, समाज के दुख तकलीफ को दूर कर सकते हैं, उस पे चर्चा किया था। अथर्ववेद से अपने फाइनेंस कंडीशन को ठीक कैसे कर सकते हैं, इस पे चर्चा किया था। तो आज की चर्चा हम मिले-जुले रूप से करेंगे। इसका अथर्ववेद का एक श्लोक है, बुद्धि यस वलम तस, अर्थात हमारे जो दिमाग का पावर या माइंड की जो शक्ति है, वो तलवार की धार से भी ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है। हमारा मस्तिष्क जिस विचारों को सोच सकता है, और सोचने का मतलब केवल ऊपरी लेवल पे सोचने से नहीं होगा। सोचने का मतलब यहाँ पे बिलीव करने से है कि अगर आपका सबकॉन्शियस, जो कि हमारे दिमाग का 90% भाग है, अगर आपका सबकॉन्शियस है जो किसी भी चीज़ को बिलीव कर पा रहा है कि हाँ हाँ ये पॉसिबल है और कई लोगों ने किया है, तो हम भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर नहीं भी, पहले होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं बिलीव कर पाता है कि नहीं ये मुश्किल सी चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे जो कंडीशनिंग ऐसे की गई होती है सोसाइटी से, समाज से, फ्रेंड्स से, कि हम बड़ा कुछ सोचने के बारे में सोच भी नहीं सकते, करने का तो बात ही अलग होता है। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये याद दिलाएं कि हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, तो एक टाइम पे वो सचमुच में पॉसिबल हो जाता है। जैसे अगर एक स्वस्थ आदमी भी अपने आप को अगर बार बार कहे ना कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वो सचमुच में बीमार जैसा फील करने लगेगा, उसमें उसके कुछ ना कुछ उसको होने लगेगा। तो ये है। और इसमें कहा गया है कि आदमी को कोई ना कोई एक स्किल में महारत हासिल करना चाहिए। जैसे आजकल क्या करते हैं कि एजुकेशन में कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ा, उसमें पीएचडी कर लिया, चाहे डॉक्टर हो रहे हैं तो उसमें स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट कर लिया। तो हुआ कि आप एक पर्टिकुलर स्पेस में खुद को महारत हासिल कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में आपके ग्रोथ करने के चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने नहीं पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं कर पाया, तो क्या करें? तो कोई एक काम पकड़े जिसमें अपने खुद के स्किल को बढ़ा के, जैसे एक आपने सुना होगा फोर्ड, जो कि गाड़ी बनाने के क्षेत्र में सबसे पहले निर्माता हुए हैं, और फोर्ड की गाड़ियाँ आज भी अच्छी मानी जाती हैं। तो वो थे कि मैकेनिक्स थे, गाड़ी वर्कशॉप था, उसमें एक मैकेनिक थे। और देखिए कि लोगों में मतलब एक जगह कोई भी कंपनी है उस तरह से गाड़ी को असेंबल करके नहीं दे पा रही थी, कि कोई उसका चक्का बना रहा है, तो कोई मशीन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो उसी समय उनको आइडिया आया, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन होता है ना कि काम करते करते एक्सपीरियंस से आदमी ज़्यादा सीखता है। तो फिर उन्होंने उसी पे काम करना चाहिए कि नहीं, हमें ऐसी एक मशीन बनानी है या कि कई किलोमीटर तक चल सके, कई कई और छोटा मशीन बनाना है। उसके पहले समस्या ये भी था कि बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही थी, तो जो जिस गाड़ी के रूप में असेंबल करना संभव नहीं था, तो वो फोर्ड ने कर दिखाया। उसके अलावा आप जैसे आइंस्टीन भी हैं, उन्होंने भी 10वीं क्लास तक भी पढ़ाई नहीं पूरी की। उसका रीजन आपने अगर कहीं पे पढ़ा होगा कि वो मतलब वो बाकी बच्चों से उनका आईक्यू कम आंका था, उनके टीचरों ने, और उनको एक चिट्ठी लिख के दिया था उनकी माता जी को कि देखिए आपका बच्चा का आईक्यू कम है, बाकी बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप अपने बच्चों को ले जाइए दूसरे स्कूल में डालिए, खुद पढ़ाइए। और वो चिट्ठी उनकी माँ ने उनको कभी दिखाया नहीं। बाद में जब वो उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए और वो चिट्ठी उन्हें हाथ लगी, तो बाद में वो पब्लिश हुई। उसमें एक्चुअली में माँ ने बताया, जब वो बच्चे थे आइंस्टीन, तो बच्चे ने पूछा कि माँ इसमें क्या है, तो माँ ने बताया था कि इसमें टीचर ने लिखा है कि तुम दुनिया के सबसे होनहार हो और तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो वही लिखा है। बच्चा खुश कि हाँ मैं तो दुनिया का सबसे होनहार हूँ, जबकि लिखा तो उल्टा था कि आपको बच्चे का आईक्यू कम है, ये वो। तो ये हुआ कि उनकी माँ ही उनकी शिक्षक बनी, मतलब उनको हर हर तरह से उनको मोटिवेट किया कि नहीं तुम यूनिक हो, और तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ कि तुम अपने आप से कर कर के सीखो। और एडिसन हुए थे कि ना, उनको कर कर के सीखने के क्रम में ही है उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, फिर कई सारी चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया था। कोई लोग ना पढ़ाई के क्षेत्र में आगे कुछ कर पाया, या किसी महारत आपने हासिल किया, किसी स्किल को भी नहीं अपने अंदर डेवलप किया, जैसे तो उस इंसान को धरती का बोझ या जानवरों जैसा माना गया है, कि जानवर भी पैदा होते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, शादी हुआ, बच्चे हुए, बाकी चीज़ें हुई, वो मर गए, तो वो उसमें उसकी लाइफ और तुम्हारी लाइफ में कोई अंतर नहीं। वेदों में जिंदगी को 4 आश्रमों में बांटा है, जिसमें जो पहला जो है अवस्था है 0 से 25 का है, उसमें व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, और उसका अपना सारा फोकस है जो अपने स्किल को डेवलप करने में लगा है, चाहे वो पढ़ाई में हो या कुछ किसी और तरह का स्किल हो, उसमें डेवलप करने में लगा है। और जो 25 से 50 का जो उम्र है, वो गृहस्थ का टाइम है,
उसमें अपना परिवार बनाना, उसके भरण पोषण के लिए जितना जितना आप काम कर सकते हो उतना काम करना, समाज के लिए काम करना, ये सब है। फिर जो 50 से 75 का उम्र है, वो कहा गया है कि आप यश के लिए काम करिए। यश के लिए काम करिए, मतलब कुछ ऐसा करिए, चाहे तो आप बड़े पैमाने पे तो नहीं सारे लोग कर पाएंगे, तो ठीक है आप अपने परिवार के लेवल पे कीजिए। आप उससे बड़ा कर सकते हैं तो अपने समाज के लेवल पे कीजिए, और बड़ा होते हैं तो फिर लोग देश के लेवल पे करते हैं। तो वो तो ऐसा कुछ ना कुछ करिए जो यश आपकी, जिससे आपकी कीर्ति डेवलप हो, और मरें तो 4 लोग आपको याद करेंगे, हाँ आपने कुछ समाज के लिए किया। उसका जो 75 से जो 100 की अवस्था, प्राप्ति के लिए जो भी काम करना है सब मोक्ष प्राप्ति के लिए करना है। और इसमें जो वेद है, वेद में दोस्तों के बारे में भी काफ़ी विस्तार से बात किया गया है, जिसमें घर में अपने पार्टनर को सबसे अच्छा दोस्त बताया गया है। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, वही उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, और उसे होना भी चाहिए ताकि वो अपने हर चीज़ को शेयर कर सके। रोगी के लिए दवा है, और एक इंसान के लिए उसके अच्छे कर्म हैं, क्योंकि जब हम मरेंगे और लास्ट मृत्युशैया पे होंगे अंतिम अवस्था में, तो खुद को भी हम जब पीछे मुड़ कर देखेंगे तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ भाई हमने अपने लाइफ में कुछ अच्छा किया। कुछ भी किया, चाहे अपना हम बिजनेस कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, तो हम उसके थ्रू हम 5 लोगों को काम दे सकते हैं, तो ये भी तो कंट्रीब्यूशन है ना, ये भी अच्छा काम है। आप 5 लोगों को काम दे रहे हैं तो उनके वेलफेयर का ध्यान रखिए। तो ये सब है। उसके अलावा एक और जो चीज़ आया है, संभाव की बात आया है। संभाव का मतलब है कि ज़िंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर आपके हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, तो आप ये नहीं कि सारा दिन रोते रहिए, बस उससे कैसे निकलें ये सोचेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम है, तो ये नहीं कि अगर पैसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, तो बस इठलाते फिर रहे हैं कि अब तो मतलब मुझसे बड़ा तो दुनिया में कोई सेठ ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और होता है कई बार, अगर 1 लाख रुपये कमाने वाला आदमी 2 लाख रुपये कमाने लगा, तो फिर वो तो किसी को समझता ही नहीं कुछ। वेदों में संभाव का और भी दूसरे मतलब भी निकाला गया है, कि संभाव का मतलब होता है कि हमारा जो माइंड है उस तरह से प्रिपेयर नहीं है कि वो एक चीज़ में लगा रहे। जैसे कि अगर हमें एक दिन अगर 10 से 12 घंटा हमने पढ़ाई कर लिया, तो वो फिर अगले 1-2 दिन हमारा मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, क्योंकि दिमाग को लगे, ये मैसेज आएगा कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब हमें रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये हुआ कि हमारा माइंड संभाव एक ही स्थिति में नहीं रह सकता, उसे अलग कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए भी वेद में कहा गया है कि आप कोई ऐसा काम पकड़ो जिसमें आपको मनोरंजन के लिए साधन ढूंढना ना पड़े। जैसे होता है कि आजकल इंडिया में के अंदर में ये देखा जा रहा है कि 80% से ज़्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो अगर जॉब भी कर रहे हैं तो वो तो उन्हें मज़ा ही नहीं आएगा, बस 10 से 4 या 10 से 5 की जॉब समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के, और बस किए जा रहे हैं। तो ऐसे में होता यह है कि उनको मनोरंजन के लिए बस घर में गए, और उन्हें मनोरंजन के लिए टीवी देखना उनका ज़रूरी है, या फिर संडे हो रहा है तो वीकेंड पे कहीं घूमने जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो डेली वाली एक्टिविटी से बोर हो रहे हैं। वैसे में उन्हें पूछना चाहिए कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि काम हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें मनोरंजन करने का मन ही ना करे। हमने किया था, अपने ऋग्वेद में इस पर चर्चा किया था। एक होता है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो इसमें से किसी भी एक को पकड़ के हम मुझ तक पहुँच सकते हैं, जिसमें कर्म योग का मतलब ही यही है कि हम अपने काम को ही मुझ का साधन मान लें, अपने काम में इतना लीन हो जाए कि अगर हमने पूजा नहीं किया तो हमें मतलब ग्लानि नहीं होना चाहिए कि आज हमने स्नान करके मॉर्निंग में पूजा नहीं किया। कोई बात नहीं, रात में नहा लो। ऐसा थोड़ी है कि सुबह उठ के नहाएंगे और पूजा करेंगे तभी भगवान खुश होंगे। कोई नहीं, तुम अपने हिसाब से रात में नहा लो। एक ओशो का कथन भी है कि जब हम ध्यान कर लें वही सबसे सही तरीका है। ये नहीं कि एकदम से टाइम है कि मतलब नहाने के पहले मतलब खाने से पहले नहाना है फिर पूजा करना है, तो ये क्रम होता है लोगों के जीने का। और ये यजुर्वेद में कहा गया था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। अर्थात है कि किसी काम में अगर लग जाओ, एक तो है कि हमें ऐसा काम ढूंढना चाहिए कि अगर हमें मज़ा नहीं आ रहा है तो हमें कुछ ऐसा जिसमें मज़ा आ रहा है हम उस काम को करें, क्योंकि आज के टाइम पे हर काम को आप बिजनेस के रूप में डेवलप कर सकते हैं, उससे पैसे निकाल सकते हैं। तो आप और अपने एरिया में एक बेस्ट मेंटोर ढूंढें, गाइड ढूंढें। अगर फेस टू फेस ना मिल पा रहे तो उनकी किताबों से, उनके वीडियो से हम उनसे संपर्क बना सकते हैं। इससे होगा ये कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं उनसे सीख सकते हैं, और जो गलतियाँ उन्होंने की और उसे हमें दोहराएं नहीं, तो ये कर सकते हैं। एक और चीज़ पे बहुत ही विस्तार से इसमें हमारे वेदों में चर्चा हुआ है, वो है डिप्रेशन पे, कि आज की जो सोसाइटी है वो डिप्रेशन से क्यों ग्रसित है। इसमें एक तो रीज़न है कि हम दूसरे की ज़्यादा परवाह करने लगे हैं। कुछ भी करते हैं तो हमें सबसे पहले ख्याल आता है
कि लोग क्या कहेंगे। इनफैक्ट अगर आपने अगर शादी कर ली और 4 लोगों को पूछा नहीं, बिना पूछे किसी वैदिक रीति से तरीके से शादी कर ली, तो उसमें भी आज की जैसे हम यूथ पीढ़ी को तो थोड़ा कम लगता है, हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इनकी इसकी फ़िक्र पेरेंट्स ज़्यादा लगता है। तो एक तो ये है कि लोग क्या कहेंगे इस मानसिकता से यदि हम बाहर निकल जाएँ, क्योंकि अगर जैसे एक शादी जैसे हम फंक्शन की बात करें, तो इस पे इतने बृहद पैमाने पे लोग लोन लेकर, अगर लड़का वाले लोन नहीं भी लेते हैं तो लड़के वाले तो लेते हैं, कई जगह पे देखा गया है कि वो कर्ज लेकर दहेज का इंतजाम करते हैं। और उस पैसे का क्या होता है, जो लड़के वाले हैं उसको मतलब एक बस बुक कर सकते हैं शादी में जाने के लिए या बारात ले जाने के लिए, उसकी जगह पे कहीं वो 10 छोटी गाड़ियाँ ले जाएंगे। भाई इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बट ले जाने वाला को बस एक इसको कहते हैं वन टाइम प्लेजर, और हमारी जो 90% लोग हैं वन टाइम प्लेजर में ही लगे हुए हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, और डेस्टिनेशन वेडिंग के जो खर्चे आएंगे वो कौन वहन करेगा। भाई अगर आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, एक अपर क्लास है, अपर क्लास के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, करोड़ों रुपया है, उसमें से अगर वो तो 4 लाख मतलब वो अपने पैसे का कुछ भाग एक एक क्या 1.11 जरा सा भी पैसे एक बूंद भी खर्च कर दे तो वो बहुत होता है। और एज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली उसकी नकल में लगी हुई है कि हम भी नकल करें, और नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, वरना अंधाधुन नकल के चक्कर में वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो जो फिजूल खर्ची जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो शादियों पे हो रही है। उसके अलावा फिजूल खर्ची जो मुझे दिख रहा है वो गाड़ियों पे लड़के लोग गाड़ियों पे कर रहे हैं, कि जहाँ पे वो उन्हें 10 लाख की गाड़ियों से काम चलेगा, वो मतलब उनकी औकात नहीं है तभी वो 40 लाख की गाड़ी खरीद लेंगे, चाहे उसका ईएमआई पे। अगर मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आपको वो चीज़ें खरीदने का राइट नहीं है। अगर 30 लाख या 40 लाख की गाड़ी उसी को अफोर्ड करना चाहिए, जिसके कि अकाउंट में 50 लाख रुपये पड़े हुए हैं, 50 लाख नहीं, एक आध करोड़ पड़े हुए हैं, तब वो उसे समझ में आता है। बट एज मिडिल क्लास फैमिली जो मानसिकता लोगों की डेवलप हो रही है कि उन्हें दहेज में भी चाहिए तो गाड़ी चाहिए। क्यों गाड़ी चाहिए भाई, तुम खुद कमाओ और उससे कर लो, तो बोले नहीं गाड़ी चाहिए। तो ये थोड़ा अपने पैसे को सेविंग की ओर अगर आप मोड़े तो आप ज़्यादा संपन्न बन सकते हैं, ज़्यादा खुशी बन सकते हैं, बिना मतलब का टेंशन नहीं रहेगा। तो हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम चीज़ों को ना करने की हमें आदत होनी चाहिए, कि शादी करनी है तो कोई बात नहीं, हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो सिंपल तरीके का मतलब इतना सिंपल भी हो सकता है कि 10 लोग आए, जैसे कोरोना टाइम पे लोगों की शादियाँ हो रही थी कि 10-20 लोग मिलके भी, 50 लोग मिलके भी शादी कर सकते हैं। यहाँ पे तो 300 लोगों का लोग जमावड़ा नहीं लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि शादी हो रही। खासकर गाँव या छोटे जो शहर हैं वहाँ पे तो सब ज़्यादा तमाशा होता है। वो 300 या 400 लोग 300 लोग बारात लेकर आ जाते हैं, उनकी क्या पड़ी है, खिलाना तो लड़की वालों को है। तो हर किसी को अपने लेवल पे इसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, वरना। और दूसरी बात है कि हम दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। हम दूसरों से कई बार ना उम्मीद करके रखते हैं कि सामने वाला हमारे साथ ऐसा बिहेव करे। क्यों करेगा भाई, वो अलग आदमी है, अलग सोल है, उसके सोचने का तरीका अलग है, उसके बोलने का तरीका अलग है। तो वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकता, और नहीं उतरना चाहिए। तो हम और क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप में इनफैक्ट मुझे खुद ही कल मुझे मेरी अपनी सिस्टर पे उस पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने जैसे उसे कुछ कहा था तो तुमने वो किया क्यों नहीं। फिर बाद में मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि मैं उससे क्यों उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि उसे ऐसा करना चाहिए था। नहीं, वो अलग आदमी है, वो अपने तरीके से चीज़ों को कर सकती है, चीज़ों को सोच सकती है, चीज़ों को बना सकती है। तो मुझे किसी को कहने का, किसी को पे दबाव डालने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि सारे लोग अलग हैं। तो थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।